हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम अधिगम टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमने साइकोलॉजी की सीरीज शुरू की थी जिसका अधिगम टॉपिक, जिसमें हमने अधिगम के प्रकार, अधिगम की प्रकृति, अधिगम क्या होता है, अधिगम की डेफिनेशंस है। इसके अलावा हमने थ्योरीज ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की जो सिद्धांत है, अधिगम की जो थ्योरीज है उनको भी हमने शुरू कर दिया था, जिसमें हमने सबसे पहली थ्योरी पढ़ी थी, हमने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ लिया था जिसे प्रयास या त्रुटि का नियम भी कहते हैं। हमने उसके मुख्य नियम भी पढ़े, गौण नियम भी पढ़े, इसकी शैक्षिक उपयोगिता के बारे में भी पढ़ लिया था। अधिगम अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इससे अगला नियम है वो है अनुकूलित अनुक्रिया का नियम, जो भी व्यवहारवाद का नियम है। और इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आईपी पॉवलोव, जो एक रूसी शरीर विज्ञानी थे। ध्यान रखना, केवल एकमात्र यह ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि मनोवैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मनोविज्ञान के ऊपर काम किया था। तो ध्यान रखना। तो आज हम पढ़ रहे हैं अनुकूलित अनुक्रिया का नियम, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। इसको आईपी पॉवलोव ने 1904 में दिया था, जो कि रूसी शरीर विज्ञानी थे। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इस नियम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। इस नियम को हम संबंध प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग का नियम भी कहते हैं, प्राचीन परंपरागत अनुबंध सिद्धांत भी इसको कहते हैं, प्रतिवादी या प्रतिस्थापक नियम भी इसको कहा जाता है। और ऐसा अनुबंधन थ्योरी या स्टिमुलस इसमें प्रधान होता है, इसके लिए इस नियम को ऐसा अनुबंधन थ्योरी भी इसको कहा जाता है। तो इसके सारे नाम हैं, आप ध्यान रखना, किसी भी नाम से इस नियम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस नियम पर जो रूसी शरीर विज्ञानी आईपी पॉवलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे, इसको अनुबंधन का पिता या फादर ऑफ कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्योंकि अनुबंधन को देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे। इसके लिए फादर ऑफ कंडीशनिंग भी इनको, या अनुबंधन का पिता भी इनको कहा जाता है। इसमें इन्होंने बताया था कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया था कि लर्निंग इज ए कंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। सीखने के लिए आपके पास अगर अनुकूलित हो जाते हो तो ही आप उसके प्रति अनुक्रिया करते हो। इससे इंपॉर्टेंट बात यह और है कि ये जो सिद्धांत है वो साहचर्य नियम पर आधारित है। ध्यान रखना, साहचर्य नियम किसमें पढ़ा था? हमने थॉर्नडाइक के नियम में पढ़ा था। तो ये नियम साहचर्य के नियम पर आधारित है। इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा ये जो नियम है वो उद्दीपन सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? उद्दीपन सामान्यीकरण, यानी इसमें एक टाइम के बाद जो उद्दीपन है वो सामान्य हो जाता है और उसके प्रति फिर अनुक्रिया अपने आप होती रहती है। तो ये नियम है उद्दीपन सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार है कि अनुबंधन अस्थायी होते हैं, यानी जो उद्दीपन अनुक्रिया में अनुबंधन होता है वह अस्थायी होता है। अगर उद्दीपन बार बार नहीं दिया जाए तो अनुबंधन है, अनुक्रिया एक टाइम के बाद अनुक्रिया बंद हो जाती है। तो इसके लिए इन्होंने जो किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने कुत्ते की जो पैरोटिड ग्रंथि था उसको बांध दिया था, जिससे लार निकलती है। इसमें उन्होंने एक भूखा कुत्ता लिया था। इस भूखे कुत्ते को जब इसमें भोजन दिया जाता है तो उससे लार निकलती है। इसमें उन्होंने बताया था कि जो भोजन है वो मूल उद्दीपक होता है, यानी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस होता है, जिसे हम यूसीएस भी कहते हैं। जब भोजन आता है कुत्ते के सामने तो जो लार टपकाता है उसे स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी ऑटोमेटिक भोजन के सामने लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, जिसे अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स कहते हैं। तो यूसीएस क्या है? भोजन है, और यूसीआर क्या है? इसमें लार है। लेकिन इसके बाद इन्होंने जब ये प्रयोग को आगे बढ़ाया तो उन्होंने कुत्ते को भोजन के साथ ही घंटी को भी दिया। जब जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई तो उसमें एक कृत्रिम उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक इसको बोला गया, कंडीशनिंग स्टिमुलस इसको बोलते हैं, यानी सीएस बोलते हैं। तो घंटी बजाने के साथ इसमें कोई अनुक्रिया नहीं हुई, यानी कुत्ते ने कोई अनुक्रिया इसमें नहीं दी। लेकिन जब घंटी के साथ कुत्ते को भोजन दिया गया था, यानी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस और कंडीशनिंग स्टिमुलस दोनों को, यूसीएस प्लस सीएस को एक साथ दिया गया, तो कुत्ते ने लार टपका दी, यानी अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स हुआ भोजन को देखकर। क्योंकि कुत्ता लार टपका रहा था, इसके लिए कुत्ते ने लार टपका दी। यानी कृत्रिम उद्दीपक और जो स्वाभाविक उद्दीपक जब एक साथ दिए गए तो कुत्ते की स्वाभाविक अनुक्रिया यानी अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स है वो हो गई थी। अब उसके बाद लेकिन इस प्रयोग को उन्होंने आगे बढ़ाया कि बाद में उन्होंने कुत्ते को घंटी ही, जब जैसे बार बार घंटी के साथ भोजन दिया तो लार आई, लेकिन बाद में एक टाइम के बाद उन्होंने भोजन देना बंद कर दिया, केवल घंटी ही बजाई। तो घंटी कौन सा स्टिमुलस था? कंडीशनिंग स्टिमुलस था, लेकिन घंटी बजने के साथ ही कुत्ते ने लार टपका दी।
रेस्पॉन्स है वो कुत्ते ने दी। क्यों? क्योंकि घंटी उसको कुत्ते को लगने लगा था कि घंटी जब बजाई जाती है तो भोजन साथ में दिया जाता है, तो घंटी बजने के साथ ही वो भोजन आता है, उससे वो लाट पका जाता है। लेकिन एक समय के बाद जब केवल घंटी दी गई तब भी उसको ऐसा लगा कि भोजन होगा, तो उसने अपनी ऑटोमेटिक कंडीशनिंग रेस्पॉन्स उसमें उत्पन्न हुआ, यानी उसने लार पैदा कर दी, यानी संबंध अनुक्रिया या प्रतिक्रिया इससे बन गई। यानी इससे उन्होंने ये नियम निकाला कि केवल कृत्रिम उद्दीपक देने पर भी जो मिलने वाला रेस्पॉन्स है उसमें अनुक्रिया हो जाती है, जिसे हम संबंध अनुक्रिया प्रतिक्रिया कंडीशनिंग रेस्पॉन्स इसको कहा जाता है। जो ही इनका नियम था संबंध अनुक्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना इसमें जो इसको नियम है इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाया जाता है, और इसके जो शब्द है उसके आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि भोजन कौन सा उद्दीपक था, घंटी कौन सा उद्दीपक था। जब भोजन के साथ लार आती है तो कौन सा अनुक्रिया होती है, जब केवल घंटी के साथ लार आती है तो कौन सी जो अनुक्रिया होती है कंडीशनिंग रेस्पॉन्स उसमें होता है। अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कुछ कारक ऐसे हैं जो अनुबंधन को प्रभावित करते हैं। यानी जब किसी उद्दीपक के साथ अनुक्रिया होती है तो उसमें एक अनुबंधन बनता है जो उसमें अनुबंधन को प्रभावित करते हैं। जैसे प्रेरक का प्रभाव है भूख या नींद। अगर किसी व्यक्ति को भूख या नींद अधिक है तो वो व्यक्ति उस चीज के प्रति अलग लड़ाई रहता है। उत्तेजकों के साथ संबंध या समीपता, कंटिन्यूटी, घंटी में भोजन का निकट संबंध होना चाहिए, यानी दो उत्तेजकों के एक साथ जब जोड़ा जाता है तो उनका निकट संबंध होना जरूरी है। पुनरावृत्ति, जब कंडीशनिंग स्टिमुलस और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस को बार बार दिया जाता है तो ही किसी कंडीशनिंग स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया होती है, यानी बार बार रिपीट करने पर बेस्ट अनुक्रिया उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है, अगला चौथा है लिंग बुद्धि का प्रभाव, यानी लिंग या बुद्धि का भी उद्दीपन अनुक्रिया कंडीशनिंग पर बहुत प्रभाव करता है। जैसे लड़कियां जल्दी कंडीशनिंग करती हैं, मंद बुद्धि वाला के वो जल्दी कंडीशनिंग कर लेती हैं, तो ये लिंग का और बुद्धि का भी इस पर प्रभाव करता है। इसके अलावा नियंत्रित वातावरण में अगर कोई भी रेस्पॉन्स नियंत्रित वातावरण में कराया जाए तो वो अच्छा से होता है। और मानसिक स्वास्थ्य का भी जो संबंधित अनुक्रिया है उसका अधिक प्रभाव होता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो व्यक्ति संबंधित अनुक्रिया वो अच्छे से कर लेता है। तो ये अनुबंधन को प्रभावित करने का कारक है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि अनुबंधन के कुछ प्रकार भी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है अनुबंधन के प्रकार। तो अनुबंधन के उन्होंने 4 प्रकार बताए थे। एक होता है सहकालिक अनुबंधन, दूसरा होता है विलंबित अनुबंधन या डिलेड अनुबंधन, तीसरा अवशेष अनुबंधन होता है, और चौथा पश्चगामी या बैकवर्ड अनुबंधन होता है। जिसमें जो सहकालिक अनुबंधन है इसको अच्छा अनुबंधन नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें घंटी और जो भोजन है वो एक साथ दिए जाते हैं। जब घंटी और भोजन बार बार एक साथ दिया जाएगा तो उसके प्रति जो अनुक्रिया है व्यक्ति ऑटोमेटिक करेगा, तो इसके लिए ये अच्छा अनुबंधन नहीं माना जाता है। दूसरा है विलंबित अनुबंधन, डिलेड रेस्पॉन्स जिसको बोला जाता है, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे श्रेष्ठ अनुबंधन कौन सा है। विलंबित अनुबंधन सबसे श्रेष्ठ होता है जिसमें घंटी का प्रारंभ अंत दोनों पहले होता है, यानी भोजन दोनों के अंतराल में दिया जाता है। पहले घंटी बजाई जाती है, फिर भोजन दिया जाता है, फिर बाद में दोबारा घंटी बजाई जाती है। तो यानी घंटी का प्रारंभ अंत होता है, एक अंतराल के बाद की होता है, और इसके बीच में भोजन दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को उसके प्रति अनुक्रिया व्यक्ति करता है। तो ये सबसे श्रेष्ठ अनुबंधन माना जाता है। तीसरा है अवशेष अनुबंधन। इस प्रकार के अनुबंधन में समय अंतराल को अधिक रखा जाता है। इसके लिए जो व्यक्ति है बार बार जिससे क्या है कि जो अनुबंधन की प्रक्रिया है वो एक टाइम के बाद समाप्त हो जाती है। पश्चिगामी बैकवर्ड अनुबंधन, यह भी अनुबंधन अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें आप भोजन पहले दिया जाता है और घंटी बाद में बजाई जाती है। जब भोजन पहले दिया जाएगा तो घंटी का कोई प्रयोग नहीं रह जाता है, यानी कृत्रिम उद्दीपन का कोई प्रयोग नहीं रह जाता है। इसके लिए इस अनुबंधन को भी अच्छा नहीं माना जाता है। चारों प्रकार के अनुबंधन आप अच्छे से याद कर लेना। मतलब जो वैज्ञानिक हुए थे उन्होंने कुछ और अवधारणाएं भी दी थी जिसको जब क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं, जैसे उत्तेजन का नियम है, आंतरिक अवरोध का नियम या विलोपन एक्सटिंक्शन दी थी, जिसमें कि अगर किसी भी अनुक्रिया को बार बार कराना चाहते हो लेकिन अगर आप पुनर्वलन नहीं देते हो तो उससे अवरोध उत्पन्न होता है। इसके अलावा जैसे घंटी है, कंडीशनिंग स्टिमुलस है, जिससे लार कंडीशनिंग रेस्पॉन्स आती है, लेकिन बार बार अगर आप केवल कृत्रिम उद्दीपक दे रहे हो तो एक टाइम के बाद कंडीशनिंग रेस्पॉन्स है वो विलोपित हो जाती है, क्योंकि इसमें पुनर्वलन का अभाव होता है। यानी पुनर्वलन से मतलब है जैसे उसमें व्यक्ति को भोजन नहीं मिल रहा है, कुत्ते को भोजन नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण एक टाइम के बाद कंडीशनिंग रेस्पॉन्स ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। यानी बीच बीच में किसी काम को करवाने के लिए व्यक्ति को, चाहे बच्चे को, चाहे जानवर को पुनर्वलन देना आवश्यक है।
तीसरा है स्वतः पुनर्लाभ, स्पॉन्टेनियस रिकवरी या उद्दीपक सामान्यीकरण इसको कहते हैं। ये पूछा गया है कि पावलोव ने के कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं, तो उद्दीपन सामान्यीकरण, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें है कंडीशनिंग स्टिमुलस अगर लंबे अंतराल के बाद हम देते हैं तो कंडीशनिंग रेस्पॉन्स फिर भी प्राप्त हो जाती है। इन्होंने बताया कि अगर आप बहुत टाइम के बाद भी कंडीशनिंग स्टिमुलस देते हो, कृत्रिम उद्दीपक देते हो, तो भी कंडीशनिंग रेस्पॉन्स कृत्रिम अनुक्रिया हमें प्राप्त होती है। तो अगली अवधारणा है उच्च कोटि अनुबंधन, घंटी से पहले ही ला टपकना। ठीक है, आभासी अनुबंधन अगला है। आभासी अनुबंधन ऑटोमेटिक ही कंडीशनिंग रेस्पॉन्स देना, ये आभासी अनुबंधन में आता है। विभेदन डिस्क्रिमिनेशन, ये शब्द पहले पूछा गया है, ध्यान रखना। उद्दीपक विभेदीकरण यानी आपको स्टिमुलस जो होते हैं, कंडीशनिंग स्टिमुलस और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है, उसमें अंतर करना जो है वो इससे पता चल जाता है। कृत्रिम उद्दीपक और जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसमें अंतर करना आ जाता है, यानी विभेदन डिस्क्रिमिनेशन की प्रोसेस है इसमें आ जाती है। अभ्यसन हैबिचुएशन हो जाते हैं, यानी ऐसाचार्य अधिगम का, इसको ऐसाचार्य अधिगम का प्रकार या एग्जाम्पल भी माना जाता है, यानी मूल उद्दीपक के बार बार आने पर उसके प्रति अनुक्रिया हमारी कम हो जाती है, यानी हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, यानी हमें आदत हो जाती है कि हाँ ऐसा करने पर ये चीज होती ही है। तो अध्यांकन इम्प्रिंटिंग, जो कि शब्द अध्यांकन या इम्प्रिंटिंग शब्द किसने दिया था, लॉरेंज ने दिया था 1937 में, जिसको पावलोव ने भी इसका जिक्र किया था। यानी जन्म के समय बच्चा जिनके पास रहता है उसी को अपना बना लेते हैं, यानी जन्म के समय बच्चा जिसको देखता है वो उसी के कदमों पर चलता है या फिर उसी को फॉलो करता है। ये इम्प्रिंटिंग लॉरेंज ने नियम दिया था, लेकिन इसकी जो अवधारणा है वो पावलोव ने दी थी। इसके अलावा उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपन सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, इन तीनों शब्दों को पावलोव ने बताया था, जो अभी मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान रखना, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपन सामान्यीकरण और उद्दीपक विभेदीकरण, तीनों शब्दों को पावलोव ने बताया था। अब इसका है पावलोव का जो नियम है वो शिक्षा में यूजफुल, यानी शिक्षा में कितना उपयोगी है। तो किस किस में इसका काम में आता है, भाषा के विकास में हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए भाषा के विकास में काम आता है। समूह के निर्माण में हम यूज कर सकते हैं, किसी भी अच्छी आदत के निर्माण में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम अभी किसी भी एक चीज के हैबिचुअल होते हैं तो बुरी आदत को हम छोड़ सकते हैं, अच्छी आदत के निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं। भय को दूर करने में या संवेगात्मक अस्थिरता है उसके अगर व्यक्ति के अंदर, उसको उपचार में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे वाटसन और रेनर 1920 में एक अल्बर्ट नामक बच्चे पर एक प्रयोग किया था जिसमें खरगोश से उन्हें डर था, तो इसके प्रयोग के द्वारा इस प्रयोग से हम जो है बच्चे का भय दूर कर सकते हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करने में, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड निर्माण हो जाता है। मानसिक रोगियों का उपचार किया जा सकता है। आत्मानुशासन में, समायोजन में और लेखन सुधार में हम इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसकी शिक्षा में उपयोगिता है। तो पावलोव के जितने भी जो इसका प्रयोग है उसके जो शब्द है उनको आपको याद रखना है। पावलोव ने जो अवधारणा दी थी और अनुबंधन के जो प्रकार बताए थे ये सब आपको याद होने चाहिए, और इसके अलावा इसके जो नियम है, ये इसके जो अन्य नाम है वो भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया पावलोव का नियम। अब नियम का नाम क्या है हमारा, प्रबलन। ये सब कौन से नियम चल रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे व्यवहारवाद के ही नियम चल रहे हैं, जिसमें अगला नियम है प्रबलन या रीइंफोर्समेंट सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ये सिद्धांत किसने दिया था, क्लार्क हल ने दिया था 1915 में। क्लार्क हल वैज्ञानिक जो हुए थे उन्होंने 1915 में दिया था। इनकी बुक का नाम था व्यवहार के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, व्यवहार के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर था। और इस सिद्धांत के इन्होंने अन्य कई नाम इन्होंने बताए थे, जिसमें है जैसे विधिक का सिद्धांत इसको बोला जाता है, आत्म संशोधक सिद्धांत बोला जाता है, क्रमबद्ध व्यवहार या जैविकीय सिद्धांत इसको बोला जाता है, सबलीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, संपोषक का सिद्धांत बोलते हैं, प्रेरणा प्रबलन ह्रास का सिद्धांत बोलते हैं, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत बोलते हैं, गणितीय निगमन का सिद्धांत इसको बोला जाता है, क्योंकि ये गणित के 17 नियम पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, गणित के 17 नियम पर आधारित कौन सा सिद्धांत है, तो क्लार्क हल या प्रबलन का सिद्धांत है। इसके अलावा इसको यथार्थ या परिष्कृत या वास्तविकता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखना, सारे नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जिसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पता होने ही चाहिए।
क्लार्क हल ने जो प्रयोग किया था किस पर किया था, चूहे पर प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने किस पे किया था, जो चूहे पे भूल भुलैया वाला जो प्रयोग किया था वो क्लार्क हल ने ही किया था, जिसमें इस सिद्धांत पे उन्होंने बताया था कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, यानी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को जब किसी चीज को सीखने की आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत होती है, तो ही वो सीख पाता है, ये हल ने कहा था। ये वाला जो नियम है वो सबसे अधिक संख्यात्मक या वस्तुनिष्ठ सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि ये 17 नियम में 133 प्रमेय परिकल्पना पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, कितने नियमों पर, 17 नियम गणित के और 133 प्रमेय परिकल्पना पर आधारित है। इसके अलावा इसको संख्यात्मक नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था B बराबर D इंटू H, तो व्यक्त करता है बिहेवियर को, बोलता है D यानी ड्राइव या चालक होता है, और H यानी हैबिट होता है, यानी व्यवहार बराबर चालक इंटू जब उसकी आदत होती है तो उसका व्यवहार बन जाता है, यानी व्यवहार बराबर चालक इंटू आदत के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम है। जब किसी भी चालक की आदत के साथ अंतःक्रिया होती है तो वो धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है, तो यानी B बराबर D इंटू H इन्होंने बताया था। इसके अलावा ये जो सिद्धांत है वो SOR सूत्र पर आधारित है। ध्यान रखो, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा था नहीं, संप्रत्यय SOR किसने दिया था, वॉटसन ने दिया था, लेकिन इसका प्रयोग किसने किया था, क्लार्क हल ने किया था। तो SOR सूत्र पर आधारित है। S स्टिमुलस, O ऑर्गेनिज्म या प्राणी बोलते हैं, R यानी रेस्पॉन्स या अनुक्रिया होती है। तो SOR सूत्र पर आधारित नियम कौन सा है, क्लार्क हल का नियम आधारित है। इसकी में उन्होंने स्वतंत्र चर, मध्यवर्ती चर, आश्रित चरों का भी अध्ययन किया है, यानी इन्होंने तीनों चरों जो होते हैं, स्वतंत्र चर, मध्यवर्ती चर, आश्रित चरों का में अध्ययन किया है। इसके अलावा इन्होंने एक शब्द पर और बल दिया था, SHR यानी स्टिमुलस, हैबिचुएशन और रेस्पॉन्स, यानी आदत, उद्दीपक, आदत और अनुक्रिया, इस पर उन्होंने बल दिया था। इस पर उन्होंने बताया था कि आदत बल या शक्ति का प्रयोग इन्होंने किया था, SHR का प्रयोग यानी आदत बल या शक्ति का प्रयोग किया था। उद्दीपन अनुक्रिया से दृढ़ संबंध होने पर वो आदत बन जाती है। जब उद्दीपन दिया जाता है और जब वो अनुक्रिया में परिवर्तित होती है, अगर दोनों के मध्य अच्छा संबंध है, दृढ़ संबंध है, तो वो आदत बन जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने एक शब्द दिया था, क्रेस्की प्रभाव, कैसे जिसे व्यक्त करते हैं, बड़ा प्रोत्साहन से छोटे प्रोत्साहन की अपेक्षा निष्पादन में तीव्र परिवर्तित होता है। मतलब बड़ा प्रोत्साहन जब व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे आप किसी बच्चे को चॉकलेट देते हो एक, लेकिन फिर उसको अगर आप अपना काम निकलवाने के लिए या कोई आदत उसमें विकसित करने के लिए आप पूरा चॉकलेट का डिब्बा देते हो, तो वो जल्दी उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बड़ा प्रोत्साहन से छोटे प्रोत्साहनों की अपेक्षा निष्पादन में तीव्र परिवर्तित होता है, यानी तीव्र प्रतिक्रिया इसकी होती है। इसके अलावा अब इस नियम की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, आवश्यकता व प्रेरणा संबंध पर इसमें बल दिया गया है, यानी आवश्यकता, किसी व्यक्ति को अगर सीखने की आवश्यकता है तो ही वह उसको सीखता है। इसके अलावा मोटिवेशन, अगर आप किसी को देते हो, पुनर्बलन देते हो, तो वह जल्दी सीखता है, यानी आवश्यकता और प्रेरणा संबंध पर बल दिया गया है। पाठ्यक्रम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। वास्तविक जीवन में भी ये उपयोगी है, क्योंकि जब हम किसी भी कार्य करने की आदत डालते हैं तो वो हमारे व्यवहार में आ जाती है। प्रोत्साहन अंतर्नोद पर बल दिए, जैसे हम बताया, जैसे पढ़ाई के दौरान बताया जाता है कि अगर आप किस स्टेज तक किसी भी चैलेंज को करते हो तो वो धीरे धीरे फिर अपने आप की आदत पड़ जाती है, आप उसी नियम के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने लगते हो, तो ये वास्तविक जीवन में भी यूजफुल है। प्रोत्साहन अंतर्नोद पर इसमें बल दिया जाता है। इसको अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत और चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा था। किसने कहा था, स्किनर ने कहा था इसको अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा था, और चालक न्यूनता का सिद्धांत भी इसको कहा गया था। तो ये तो था क्लार्क हल का नियम। अब हमारा और इम्पोर्टेंट नियम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये आपको जैसे भली बात इससे परिचित ही होंगे। किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था, अमेरिका के थे। और BF स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौलिक व्यवहारवादी इनको कहा जाता है। इनकी एक बुक थी द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, उनकी बुक का नाम था द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, जो फेमस है। इसके अलावा साइंस इज ए ह्यूमन बिहेवियर, दो बुकें थी इनकी, दोनों फेमस है, द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म या साइंस इज ए ह्यूमन बिहेवियर। ध्यान रखना, इन्होंने चूहे और कबूतर दोनों पर प्रयोग किए थे। चूहे पर स्किनर बॉक्स में प्रयोग किया था, कबूतर पर इन्होंने कबूतर बॉक्स में कार्य किया था। तो इनके प्रयोग किस पर आधारित थे, कबूतर और चूहे दोनों पर आधारित पर इन्होंने प्रयोग किए थे। ये नियम किस पर आधारित है, प्रभाव के नियम पर आधारित है। ध्यान रखना, प्रभाव का नियम जो हमने पढ़ा था, थॉर्नडाइक का नियम है, उसके पर यह आधारित है। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि ये वाला नियम किस पर आधारित है, यानी मतलब प्रभाव के नियम पर और कौन सा नियम आधारित है। तो ये प्रभाव के नियम पर आधारित है। इसमें क्रिया प्रसूत व्यवहार पर बल दिया जाता है, यानी जिस व्यवहार में उद्दीपक की
जानकारी भी नहीं होती है तो भी उसमें अनुक्रिया हो जाती है, यानी क्रिया प्रसूत व्यवहार इसके अंतर्गत होता है। यानी आर रेस्पॉन्स रिजल्ट री इन्फोर्समेंट थ्योरी पर बल दिया जाता है। इसमें कौन कौन सी थ्योरी पर बल दिया जाता है? ध्यान में, पावलम में कौन सी थ्योरी थी? एसआर थ्योरी थी, लेकिन इसमें कौन सी है? आर थ्योरी। यानी रेस्पॉन्स से भी हम रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं, यानी इस नियम में उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। अनुक्रिया करते हैं और अगर उसमें हमको परिणाम मिल जाता है या फिर पुनर्वलन हमें मिल जाता है तो हम उस चीज को सीख जाते हैं। यही इस नियम में बताया गया है। यानी किसी क्रिया या कार्य को करने के बाद बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया को करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, अन्यथा वह जो उद्दीपक है वो नष्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, इस नियम में किस पर बल दिया गया है? अनुक्रिया पर बल दिया गया है। रेस्पॉन्स थ्योरी भी इसको बोला जाता है, यानी इस नियम पर अनुक्रिया में बल दिया गया है। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है इसको और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं, सक्रिय अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत इसको बोला जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी बोलते हैं, आरएस अनुबंधन थ्योरी इसको बोला जाता है, और रिक्त प्राणी उपागम भी इसको कहा जाता है। यानी प्राणी के व्यवहार के लिए शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती, किसी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। अनुक्रिया करने पर भी अगर व्यक्ति को परिणाम या पुनर्वलन मिल जाता है तो व्यक्ति उस चीज को सीख जाता है। जैसे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो फिर उसको आगे बच्चों को सिखाने में वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। यानी अनुक्रिया पर इस नियम में बल दिया गया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में किस पर बल दिया गया है? अनुक्रिया पर बल दिया गया है। इसकी उपयोगिता क्या है? शिक्षा में अगर इसकी उपयोगिता देखें तो शब्द भंडार बढ़ाने में, यानी अनुक्रिया पुनर्वलन के द्वारा हम किसी व्यक्ति के शब्द भंडार को या किसी बच्चे के शब्द भंडार को बढ़ा सकते हैं, उसके व्यवहार में परिमार्जन कर सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन इंपॉर्टेंट है, अभिक्रमित अनुदेशन बढ़ाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, आत्मविश्वास या चिंता को दूर करने में किया जाता है, और मशीन शिक्षण में, यानी एक मशीन शिक्षण में उपयोग होने वाला केवल एक ही नियम है, कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। मशीन शिक्षण यानी कंप्यूटर में इसका यूज किया जा सकता है। परिणामों की जानकारी देने में और सकारात्मक पुनर्वलन को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी जितना अधिक सकारात्मक पुनर्वलन होगा उसकी प्रति अनुक्रिया उतनी ही अधिक होती है। तो ये तो होगी शिक्षा में इसकी उपयोगिता। और इसके ओवरऑल जो सादा नियम के बारे में जो बताया स्किनर ने वो हमने देख लिया था। अब है कुछ एक्स्ट्रा शब्द इन्होंने दिए थे, उन शब्दों के बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए उन शब्दों को भी जो स्किनर ने दिए थे उनको पढ़ना जरूरी है। श्रृंखला या चैनिंग शब्द का संबंध इस नियम से किसका संबंध है? श्रृंखला या आपसे पूछ सकते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से कौन सा संबंधित शब्द है, तो श्रृंखला या चैनिंग शब्द का संबंध है कोई अनुक्रिया दूसरी अनुक्रिया से जुड़ी होती है, यानी एक अनुक्रिया दी जाती है जब उसके साथ दूसरी अनुक्रिया भी जुड़ी होती है। दूसरा विलोपन या एक्सटिंक्शन, विलोपन हमने पावलम में पढ़ा था और इसमें भी विलोपन शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। अनुक्रिया करने पर पुनर्वलन नहीं मिलता है तो क्रिया धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। स्वतः पुनर्वलन स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी इन्होंने दिया था। बंधन डेरिवेशन इन्होंने दिया था। सही अनुक्रिया होने तक पुनर्वलन को रोके रखना, अगर आपको सही अनुक्रिया होती है उसके बाद अगर बच्चे को पुनर्वलन देते हो तो बच्चा जल्दी सीखता है। अगर आप पहले ही चॉकलेट दे दोगे तो बच्चा उस काम को करने में रुचि नहीं दिखाएगा। तो यानी बच्चे को ये इंतजार कराओ कि आप ये काम कर दोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी या फिर कुछ और मिलेगा, तो वो पुनर्वलन को रोके रखना। मैगजीन प्रशिक्षण ये इंपॉर्टेंट है। कबूतर या चूहे को जार के पास ले जाने का उन्होंने प्रशिक्षण दिया था, उसको क्या प्रशिक्षण बोलते हैं? मैगजीन प्रशिक्षण, यानी स्किनर का ये शब्द है। संचय रिकॉर्डिंग अनुक्रिया की दर को मापने का साधन, इन्होंने एक और शब्द दिया था संचय रिकॉर्डिंग। इसके अलावा कार्यक्रमित सीखना प्रोग्राम्ड लर्निंग शब्द का प्रयोग स्किनर ने किया था, जिसमें हम अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ते हैं। इसके अलावा अंतर्नोद या ड्राइव शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, यानी पुनर्वलन का रूप क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। यानी किसी भी व्यक्ति को जो पुनर्वलन होता है, किसी बच्चे को पुनर्वलन होता है तो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कहते हैं कि बच्चे को बोला जाता है कि अगर आप 10th में अच्छे नंबर लाओगे तो आपको साइकिल दिलाई जाएगी, तो आपको मोबाइल दिलाया जाएगा। तो ऐसी क्रिया से बच्चा अच्छा रिजल्ट लाता है, अच्छी तरह से पढ़ता है। तो पुनर्वलन का अगर रूप उसे पहले से ही व्यक्त कर दिया जाए तो बच्चा अच्छी सी क्रिया करता है। अनुक्रिया सामान्यीकरण पर बल, ध्यान रखना पावलम में हमने क्या पढ़ा था? उद्दीपन सामान्यीकरण, लेकिन इसमें है अनुक्रिया सामान्यीकरण पर बल दिया जाता है। कुछ और शब्द भी है इसमें जो नियम यूज किए जाते हैं, जैसे शेपिंग रूपायन या आकृतिकरण।
क्रमिक सन्निकट विधि है। शैपिंग रूपायन आकृतिकरण किसने प्रयोग किया था? स्किनर ने प्रयोग किया था। और ये क्या है? क्रमिक सन्निकट विधि है। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए पुनर्वलन का न्याय संगत प्रयोग। अगर व्यक्ति बालक के व्यवहार में आपको एक नियत स्थायी परिवर्तन करना है तो आपको एक अच्छे से यानी सही प्रकार के पुनर्वलन का प्रयोग करना होगा। अंतर्नोट ड्राइव शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, जिसमें शाब्दिक व्यवहार के इन्होंने 4 टाइप बताए थे। इसके अलावा मॉन्ड, टैक्ट, प्रतिध्वनिक और ऑटोग्लिटिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया था पुनर्वलन, यानी पुनर्वलन को इन्होंने केंद्र बिंदु माना था। तो इसका आधार पर हम देख लेते हैं कि पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, धनात्मक या पॉजिटिव, दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्वलन होता है। धनात्मक या पॉजिटिव पुनर्वलन में क्या होता है? जिसको देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ती है, यानी जो पुनर्वलन व्यक्ति को जब दिया जाता है, बच्चे को दिया जाता है, तो उसकी उस कार्य को करने की, अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, वो धनात्मक या पॉजिटिव पुनर्वलन होता है। दूसरा पुनर्वलन है नकारात्मक पुनर्वलन, जिसको हटा देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि नेगेटिव का मतलब ये है कि आप किसी को पुनर्वलन नहीं दे रहे हो तो अनुक्रिया की संभावना नहीं, उस पुनर्वलन को हटा देने से अगर अनुक्रिया की संभावना बढ़ती है वो नेगेटिव पुनर्वलन होता है। जैसे आपसे एग्जाम्पल के रूप में भी पूछ सकते हैं, तेज धूप को हटाने के लिए हम छाते का प्रयोग करते हैं, काले चश्मे का प्रयोग करती हैं, ये कौन सा पुनर्वलन है? नकारात्मक पुनर्वलन। यानी एक चीज को हटाने के लिए दूसरी चीज का प्रयोग करते हैं, वो नकारात्मक पुनर्वलन होता है। सर्दी को हटाने के लिए हम हीटर चलाते हैं, तो ये सब किसके प्रयोग है? एग्जाम्पल से अगर आपको पूछ ले तो ध्यान रखना नेगेटिव पुनर्वलन के प्रकार है। अब हम पढ़ रहे हैं धनात्मक या पॉजिटिव पुनर्वलन, जो हमने पढ़ा था ये 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक पुनर्वलन और द्वितीयक पुनर्वलन। प्राथमिक पुनर्वलन में है जैविक आवश्यकताओं में जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी हमारी जो जन्मजात आवश्यकताएं हैं, बायोलॉजिकल जो नीड है, जैसे भोजन, पानी, नींद, बिस्किट, चॉकलेट, मलमूत्र, काम, ये सारी आवश्यकताओं की पूरी देने से हमारी अगर उनको करने की अनुक्रिया बढ़ती है तो वो प्राथमिक पुनर्वलन कहलाता है। द्वितीयक पुनर्वलन, जिसमें प्रीमैक नियम भी बताया गया है, इसमें आपको बाहरी रूप से दिया गया जाता है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, प्रेरणा, धन, सम्मान, इस तरह का जो पुनर्वलन होता है वो द्वितीयक पुनर्वलन होता है। पुनर्वलन अनुसूची, स्किनर ने एक पुनर्वलन अनुसूची दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो पुनर्वलन है उसके 4 प्रकार उन्होंने बताए थे। यानी पुनर्वलन सतत अविच्छन प्रकार का होता है, दूसरा आंशिक प्रकार का पुनर्वलन होता है। सतत या अविच्छन या लगातार जो पुनर्वलन होता है वो कंटिन्यू अगर हम व्यक्ति को दिया जाता है तो व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा होता है आंशिक पुनर्वलन, जिसमें कभी कभार पुनर्वलन दिया जाता है, और इस प्रकार का पुनर्वलन श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इससे व्यक्ति को आदत नहीं पड़ती है, जिसमें कभी कभी काम करने पर व्यक्ति को पुनर्वलन मिलता है, यानी आंशिक पुनर्वलन थोड़ा श्रेष्ठ होता है। इसको 4 प्रकारों में उन्होंने बांटा है कि जैसे अनुपात होता है, पुनर्वलन होता है, और दूसरा इसमें अंतराल पुनर्वलन होता है। यानी जो आंशिक पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, रेशियो अनुपात पुनर्वलन और अंतराल पुनर्वलन इंटरवल पुनर्वलन होता है। अंतराल अनुपात पुनर्वलन है वो संख्या के प्रतिशत पर निर्भर करता है, ये श्रेष्ठ प्रकार का पुनर्वलन है। ये 2 प्रकार के होता है, एक निश्चित प्रकार का होता है, यानी अगर फिक्स टाइम पर, मतलब एक निश्चित फिक्स टाइम पर पुनर्वलन दिया जाता है वो अनुपात पुनर्वलन का निश्चित प्रकार है, जिसमें जैसे 5, 10, 15 भी क्रिया पर पुनर्वलन, यानी एक निश्चित टाइम पर जो फिक्स टाइम पर जो निश्चित रेशो में पुनर्वलन दिया जाता है वो निश्चित प्रकार का पुनर्वलन होता है। दूसरे प्रकार का पुनर्वलन है परिवृत्य या वेरिएबल पुनर्वलन बोलते हैं, यानी ये कभी भी दिया जाता है, कई बार 5 के बाद, कभी 10 के बाद, कभी 9 के बाद, कभी 8 के बाद, यानी कभी भी जो पुनर्वलन दिया जाता है वो प्रकार का परिवृत्य पुनर्वलन होता है, और यह पुनर्वलन श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान रखना, इसमें पुनर्वलन अनुसूची में आंशिक प्रकार का श्रेष्ठ माना है और अनुपात में परिवृत्य या वेरिएबल पुनर्वलन को श्रेष्ठ माना है। इसी तरह कभी इंटरवल के बाद यानी समय पर निर्भर करने वाला पुनर्वलन होता है अंतराल पुनर्वलन। यह भी 2 टाइप का होता है, निश्चित यानी एक फिक्स टाइम पे या फिक्स डेट पर दिया जाने वाला पुनर्वलन होता है, और दूसरा पुनर्वलन होता है इसमें परिवृत्य या कभी भी दिए जाने वाला पुनर्वलन होता है, जो कि श्रेष्ठ पुनर्वलन इसमें माना गया है। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने पुनर्वलन सूची बताई थी जिसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ और एक शब्द है, जैसे दंड है। दंड हम सोचेंगे कैसा है, नकारात्मक पुनर्वलन है, लेकिन नकारात्मक पुनर्वलन
नहीं है, क्योंकि दंड देने से अनुक्रिया घटती है, इसके लिए इसको नकारात्मक पुनर्वलन नहीं माना गया है। जैसे जुर्माना लगाना, चालान करना, बच्चों को क्लास से बाहर खड़े करना, इससे जो व्यक्ति है उसके कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है, बच्चा कम कार्य करता है, इसके लिए वो प्रकार नकारात्मक पुनर्वलन का प्रकार नहीं है। व्यवहारवाद में हमने दो प्रकार के प्रकार पढ़े थे सिद्धांतों के, पुनर्वलनवाद और अपुनर्वलनवाद। पुनर्वलनवाद था जिसमें जिन्होंने वैज्ञानिकों ने पुनर्वलन पर जोर दिया था, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ लिया है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने पुनर्वलन को उपयोगी नहीं माना था, तो उनमें से एक वैज्ञानिक का नाम पढ़ा था हमने एडविन गुथरी, जिसका सिद्धांत हम पढ़ते हैं एडविन गुथरी का सिद्धांत। उन्होंने 1952 में इनकी एक बुक लिखी थी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसमें इन्होंने नियम दिया था समीपता अनुबंधन स्थापना अधिगम या कंटिन्यूटी थ्योरी इसको बोला जाता है। इनके नियम का नाम क्या है? समीपता अनुबंधन सिद्धांत, ये स्थापन अधिगम सिद्धांत इसको बोला जाता है, कंटिन्यूटी थ्योरी भी इसको बोलते हैं। इस नियम को नवीनता का नियम भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने बताया था कि विभिन्न अनुक्रियाओं में से अंतिम अनुक्रिया की से ही व्यक्ति करना सीख जाता है। यानी नवीनता का नियम है कि अगर जब व्यक्ति बार बार अनुक्रिया करता है तो आखिरी जो अनुक्रिया होती है उससे व्यक्ति करना सीख जाता है, यानी पुनर्वलन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। उन्होंने ये नियम हार्टन के साथ मिलकर दिया था और बिल्ली पर उन्होंने 1947 में इस पर प्रयोग किए थे। इसके अलावा एडविन गुथरी ने पीटर बालक पर प्रयोग किया था और खरगोश पर भी इन्होंने प्रयोग किया। तो पूछ सकते हैं कि किस पर प्रयोग किए थे, तो पीटर बालक पर और खरगोश पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। अब इन्होंने इस नियम में क्या दिया था, उन्होंने बताया था कि जब S+R यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स में संबंध होता है तब उसके बाद व्यक्ति आखिरी जो रेस्पॉन्स होता है, अनुक्रिया होती है, उससे सीखता है। यानी पुनर्वलन नहीं, इसमें पुनर्वलन पर जोर नहीं दिया जाता है, यानी ऐसा संबंध या समीपता को ये व्यक्त करता है। इन्होंने बताया कि अनेक प्रयासों से नहीं, केवल एकल प्रयासों से ही व्यक्ति सीखता है, यानी सीकल एकल प्रयासों का परिणाम है। यानी बार बार जब अनुक्रिया करता है किसी को प्रयास को सीखने के लिए, तो अंतिम अनुक्रिया से व्यक्ति सीख जाता है, यानी सीखना, इसे इन्होंने बताया था सीखना एकल प्रयासों का परिणाम है। इसके अलावा इन्होंने बताया था कि अनुक्रिया को नए उत्तेजक की ओर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यही सीखना है। इन्होंने क्या दिया था कि अनुक्रिया को जब नए उत्तेजक की ओर प्रतिस्थापित किया जाता है और यही इसमें सीखना होता है। तो आदत, इसके आधार पर हम आदत का निर्माण कर सकते हैं, जिनमें आदत निर्माण की इन्होंने 3 विधियां बताई थी। सीमा या दहली यानी थ्रेशोल्ड विधि, यानी एक व्यक्ति एक निश्चित सीमा तक ही सीख पाता है किसी भी आदत को। थकान, अगर व्यक्ति में थकान है तो कुछ भी नया नहीं सीख पाएगा। तीसरा उन्होंने बताया था परस्पर विरोधी उद्दीपक, अगर 2 उद्दीपक एक दूसरे के विरोधी हैं उनमें से तो व्यक्ति नहीं सीख पाता है, केवल उसमें से किसी एक आदत को ही वो सीख पाएगा। तो ध्यान रखना, इस नियम में यही बताया गया है कि पुनर्वलन को स्वीकार नहीं करता है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही थी कि एक उत्तेजक प्रतिमान को एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो इस प्रतिक्रिया को पुनः उत्पादित कर देता है। ये इनका स्टेटमेंट था, ध्यान रखना। एक उत्तेजक प्रतिमान को एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील करता है, यदि वह दोबारा होगा तो इस प्रतिक्रिया को पुनः उत्पादित कर देता है। तो एडविन गुथरी के नियम में आपको एक तो ध्यान रखना है कि ये पुनर्वलन को स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरा, इन्होंने इसके नियम को समीपता अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, यानी व्यक्ति अगर बार बार अनुक्रिया करता है तो लास्ट अनुक्रिया के द्वारा वो सीख जाता है, ठीक है। यानी ऐसा संबंध की समीपता से व्यक्ति सीखता है, पुनर्वलन से कभी नहीं सीखता है। उन्होंने बताया था कि जो सीखना है वो एकल प्रयासों का परिणाम है, और इन्होंने आदत निर्माण के लिए 3 विधियों का उपयोग किया था, सीमा दहली, थ्रेशोल्ड विधि, थकान, परस्पर विरोधी उद्दीपक विधि का उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये नियम थे हमारे व्यवहारवाद के नियम। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास से हम पढ़ेंगे संज्ञानवाद की थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी किसकी मानी जाती है? पियाजे की, जिसमें से अभी तक कोई भी एक ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। तो हम मुश्किल रूप से इसमें पियाजे को पढ़ेंगे। इसके अलावा कोहलर, कॉफका, वर्दीमर को पढ़ने वाले हैं, कुटलेविन को पढ़ेंगे, टॉलमैन को पढ़ेंगे, और नवीन संज्ञानवाद में हम पढ़ने वाले हैं, जिसे निर्माणवाद भी कहते हैं, ब्रूनर वगैरह को पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी लोगों को ये जो फायदा है वो मिल सके। फ्रेंड्स, इससे आपको, मुझे लगता है, आई होप, बहुत अधिक नोट्स बनाने में फायदा मिल रहा होगा, आपके शॉर्ट नोट्स से तैयार हो रहे होंगे। तो जो मेरा प्रयास है, तो जो मैं मेहनत कर रही हूँ, प्लीज आप भी मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।